हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। रोज़ की वही लाइन है ना, और क्या बोलूँ, आप बताइए, आप मैं क्या बोलूँ, कमेंट करके बताइएगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले 4 क्लासेस की हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो मैंने शिक्षा का अर्थ, शिक्षण की विशेषताएँ, महत्व, शिक्षण के चर और शिक्षण विधियाँ पढ़ी थी और टीएलएम पढ़ा था, है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि मैंने कल की क्लास में किया था। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आपके सामने कुछ प्रश्न लाए जाएँ ताकि आपको पता चल सके कि कैसे प्रश्न इसमें आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि शिक्षण अभिक्षमता पर आधारित प्रश्न है, तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जो कि है शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ज्ञान का प्रसार, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी है सामाजिक जागरूकता, ऑप्शन डी है विषय वस्तु का अध्ययन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। जैसे कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है कि बालक का जो है वो सर्वांगीण विकास हो सके, है ना। तो शारीरिक, मानसिक और जो भी 360 डिग्री कह सकते हैं ना, कि जो है बालक का 360 डिग्री विकास या जो है डेवलपमेंट हो, है ना। यहाँ पे भी देखिए आंसर आपके सामने बी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा कि प्रभावी शिक्षण का प्रमुख गुण क्या है। तो प्रभावी शिक्षण का प्रमुख गुण यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है कठिन भाषा का प्रयोग, ऑप्शन बी है सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग, ऑप्शन सी है विषय को रटना, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को भयभीत करना। तो शिक्षार्थियों को भयभीत तो हम किसी भी तरीके पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही रॉन्ग हो जाता है। बच्चों को भयभीत नहीं करना है, बच्चों को डराना नहीं है। और यहाँ बात हो रही है विषय को रटना, जो कि ऑप्शन सी है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे को, है ना, बच्चे को समझ के, ताकि बच्चे को समझ आए, और इसलिए उसे जो है उस तरह से पढ़ाना है, ना कि रटाना है। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग यहाँ पे सही है ना। कि जो एक अध्यापक का यहाँ पे प्रभावी शिक्षण का प्रमुख गुण पूछा गया है, तो प्रमुख गुण एक यही होगा कि सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग हो, जिससे बालक को या किसी भी बच्चे को समझने में कठिनाई ना हो, है ना। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका बी ही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर हम, तो अधिगम सिद्धांतों के अनुसार शिक्षण में किसका महत्व अधिक है। तो यहाँ पे शिक्षण अधिगम सिद्धांतों के अनुसार की बात की गई है कि शिक्षण में किसका महत्व अधिक है। तो ऑप्शन ए है दंड, ऑप्शन बी है पुरस्कार, ऑप्शन सी है आलोचना, ऑप्शन डी है उपेक्षा। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रॉन्ग है, सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा गलत को समझेंगे। तो उपेक्षा तो बच्चे की करनी ही नहीं है, ना ही उन्हें दंड देना है और ना ही आलोचना करना है। बच्चे को पुरस्कार देना है ना। शिक्षण में क्या होता है कि शिक्षण का जो अधिगम सिद्धांतों के अनुसार शिक्षण में किसका महत्व अधिक है, तो वो पुरस्कार का महत्व अधिक हो जाता है। क्योंकि जैसे क्या होता है कि बच्चे को उससे मतलब जो है आगे बढ़ने में मोटिवेशन मिलता है ना, कि बच्चे को हमने क्या किया कि उसने कोई कार्य किया, तो मैंने जो है उसे टॉफ़ी दी। अगर छोटी चीज़ें अगर मैंने उसको गिफ्ट में दी या उसको इनाम मैंने दिया, तो ये होता है कि बच्चे में वो प्रोत्साहन आता है, वो बच्चा प्रोत्साहित होता है, मोटिवेट होता है कि हाँ मैं जो है इस बार इससे अच्छा करूँगा। तो यहाँ पे पुरस्कार जो है वो एक महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे भी दिया गया है उत्तर नंबर बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर यहाँ पे, तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अंक प्रदान करना, क्या ये होगा। ऑप्शन बी शिक्षकों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी शिक्षण में सुधार करना, ऑप्शन डी है अभिभावकों को सूचित करना। तो यहाँ पे विद्यार्थियों को अंक प्रदान करने का मूल्यांकन का मतलब उस तरह से तो नहीं है। क्या अंक प्रदान करना ही सब कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। और शिक्षकों के मूल्यांकन की तो बात हुई नहीं, मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे मुख्य उद्देश्य पूछा गया है क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको सबसे सटीक हो जाता है वो हो जाता है शिक्षण में सुधार करना। तो यहाँ पे जो है शिक्षण में सुधार करना मतलब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, है ना। तो
क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर हम करें तो अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की क्या भूमिका होती है। तो अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षार्थी की भूमिका है वो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होती है। तो ऑप्शन ए है निष्क्रिय दर्शक, ऑप्शन बी सक्रिय सहभागी, ऑप्शन सी आलोचक या ऑप्शन डी है निरीक्षक। तो यहाँ पे निष्क्रिय दर्शक तो जो है वो तो प्राचीन शिक्षा में होती थी कि जो है उसमें अध्यापक जो है वो मतलब टीचर सेंटर थी, जो हमारी प्राचीन शिक्षा थी ना, अध्यापक केंद्रित थी। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी आलोचक भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी निरीक्षण भी गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है यहाँ पे वो राइट होगा, क्योंकि हमारी जो है वो स्टूडेंट सेंटर या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। तो यहाँ पे जो शिक्षार्थी की भूमिका होती है वो आपकी सक्रिय सहभागी होती है, मतलब शिक्षार्थी को जो है सक्रिय यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, शिक्षण के कौन से तत्व को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया। तो यहाँ पे सबसे अधिक महत्वपूर्ण की बात की गई है कि शिक्षण के कौन से तत्व को, है ना, कौन से तत्व को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका विषय वस्तु, ऑप्शन बी शिक्षण विधि, ऑप्शन सी शिक्षण सामग्री या ऑप्शन डी है आपका जो है वो कक्षा का आकार। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, है ना, क्योंकि जो है शिक्षण विधि अगर नहीं सही है ना तो फिर बालक के सामने आप कितने भी विषय वस्तु ले आइए, कितनी ही शिक्षण सामग्री ले आइए, कितना भी कक्षा का आकार बड़ा कर लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है ना। अगर शिक्षण विधि आपकी सही है तो बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा ना। फिर उसको शिक्षण विधि इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि कब कौन सी शिक्षण विधि अपनानी है ना, बालक के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है वो शिक्षण विधि को माना गया है। जैसे कि हमने शिक्षण विधियाँ आगे पढ़ी ही हैं, कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होती हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो उत्तर नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। वही अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिक्रिया फीडबैक का क्या महत्व है। तो यहाँ पे जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो फीडबैक है उसका महत्व पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है विषय वस्तु को समझाना, क्या ये रहेगा। ऑप्शन बी शिक्षक को सुधार का अवसर देना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को डांटना, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम को जो है बढ़ाना। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा महत्व की और या सबसे ज़्यादा जो है वो जो मतलब अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन होगा वो होगा आपका शिक्षक को सुधार का अवसर देना, है ना। तो जो शिक्षक का सुधार का अवसर प्रदान होता है ना, यही जो है शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में फिर मतलब प्रतिक्रिया है ना, इसी का महत्व है कि शिक्षक जो है समझ सके कि जो है मतलब बच्चे को कितना समझ में आया है और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपकी जो है उत्तर जो है वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को कौन सा गुण अपनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा गुण अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए कठोर अनुशासन, क्या ये सही होगा। ऑप्शन बी सहानुभूति और धैर्य, ऑप्शन सी है सख्त व्यवहार, ऑप्शन डी है शारीरिक दंड। तो यहाँ पे जो हम अगर बात करें सबसे पहले गलत ऑप्शन को चुनेंगे। तो कठोर अनुशासन की बात यहाँ पे नहीं की गई है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, है ना। सख्त व्यवहार भी नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा फिर सहम जाएगा तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा ना, वो उसका माइंड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा एक हिसाब से अगर उसके सामने हम सख्त व्यवहार करेंगे। वही अगर शारीरिक दंड की बात करें तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि शारीरिक दंड और मानसिक दंड किसी भी प्रकार का जो है दंड मतलब आप बच्चे को दे ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो शिक्षक को कौन सा गुण अपनाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा सही है वो है सहानुभूति और धैर्य, है ना। सहानुभूति और धैर्य जो है वो शिक्षक के अंदर होना चाहिए, है ना। कि जैसे कहते नहीं कि जो एक शिक्षक होता है जो है वो सेकंड पेरेंट्स होता है तो बच्चे के लिए, है ना। तो जैसे कि क्या होता है कि हमारे जीवन में एक बच्चे के जीवन में खासकर कुछ रोल होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो माता पिता के बाद फिर आपका जो गुरु हो जाता है, जो आपका शिक्षक होता है, वो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके जीवन में। तो इसीलिए जो है शिक्षक को सभी गुण अपनाने चाहिए जो बच्चे के लिए और बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा है ना। मतलब कोई भी ऐसा व्यवहार ना अपनाएं जिससे बच्चे के ऊपर नेगेटिव जो है असर पड़े, है ना।
तो यहाँ पे जो आंसर इसका हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो हम बाल अधिकारों पर सम्मेलन का कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शिक्षा के अधिकार को स्थापित करता है? तो शिक्षा के अधिकार को कौन सा स्थापित करता है अनुच्छेद? तो यहाँ पे ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 101, अनुच्छेद डी है 21। तो यहाँ पे जो शिक्षा के अधिकार को स्थापित करता है वो जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 29, है ना, कि शिक्षा के अधिकार को स्थापित करता है। आप बताइएगा कमेंट करके क्या ये आंसर सही है। ये आंसर थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, तो आप इसको जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन ए ही दिया है कि स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रमों के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो स्वयं प्रभा की जो है मैं आपको क्लास डिटेल में कराऊंगी कल परसों में, लेकिन आज हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो है कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने एक जो है मॉडल के तौर पे कहिए या समझ के तौर पे कहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप समझ सकें। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन और किस तरह से और किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है स्वयं प्रभा से क्वेश्चन आया है, स्वयं हो या स्वयं प्रभा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्वयं की बात हो रही है, स्वयं प्रभा की बात नहीं हो रही है। तो स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रमों के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है सहकर्मी समीक्षा, ऑप्शन बी है वीडियो व्याख्यान, ऑप्शन सी संख्या समाधान, ऑनलाइन चर्चा मंच, ऑप्शन डी है डाउनलोड करने योग्य पठन सामग्री, और ऑप्शन ई है इंटरेक्टिव सत्र। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे भी जो है ऑप्शन भी दिया है और यहाँ पे जो है आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो स्वयं प्लेटफॉर्म पर पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित 4 प्रमुख घटक शामिल होते हैं। वीडियो व्याख्यान हो जाता है, डाउनलोड करने योग्य पठन सामग्री मतलब जैसे जो पीडीएफ होते हैं, है ना, जो पीडीएफ होते हैं, स्वमूल्यांकन परीक्षण क्यूज होते हैं, और शंका समाधान हेतु जो है ऑनलाइन चर्चा मंच भी होता है। और इन घटकों का उद्देश्य शिक्षार्थियों को एक समग्र और इंटरेक्टिव शिक्षण अनुभव प्रदान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया है। तो आज हम इतनी ही क्लास करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो, या फिर करा ही देती हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन अब बचे नहीं। चलिए देख लेते हैं, पूरे क्वेश्चन करा देती हूँ, क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप इसे अगर देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया का संकेत नहीं देती है? तो यहाँ पे कौन सी नहीं दिखती है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए अंतः प्रक्रिया, ऑप्शन बी सतत प्रक्रिया, ऑप्शन सी है सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी है माफ करिएगा व्यवसायिक प्रक्रिया जो है ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी है सामाजिक प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया का संकेत नहीं देती है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं और हाँ को बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो जाता है वो आपका सामाजिक प्रक्रिया संकेत नहीं देती है, ठीक है। यहाँ पे भी शिक्षण प्रक्रिया को आमतौर पर अंतः प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया और व्यावसायिक प्रक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सामाजिक प्रक्रिया इस संदर्भ में शामिल नहीं होती है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम, तो शिक्षण से अभिप्राय है। तो चलिए देखते हैं क्या अभिप्राय है शिक्षण से। ऑप्शन ए विद्यालय के बाहर, ऑप्शन बी बिना पाठ्यक्रम के, ऑप्शन सी 2 परिपक्व व्यक्तियों के मध्य जो किसी एक समान विषय में पारंगत हो, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 12 का वो हो जाएगा आपका डी, कि यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है वो सही, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन आपका डी ही दिया गया है। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जो विभिन्न संदर्भों में हो सकती है, जैसे विद्यालय के बाहर, बिना औपचारिक पाठ्यक्रम के, या 2 परिपक्व व्यक्तियों के बीच जो किसी विशेष विषय में निपुण हो, है ना। तो ये आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा अध्यापक का शत्रु कौन हो सकता है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन है उसका प्रधानाचार्य नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन प्रधानाचार्य जो है वो आपका मतलब
कई बार लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो है आपके काम को सही दिशा में लाने के लिए आपकी रोक-टोक करते हैं। ऑप्शन बी है उसका धन का लोभ। ऑप्शन सी है उद्दंड छात्र, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं आने देता है। तो क्या होता है कि जैसे कहते नहीं है कि अहंकार जो है वो व्यक्ति का पतन करता है ना, कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ पतन होना निश्चित है ना। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएँगे हमारी कहानियों कथाओं, और आप रामायण ही देखिए ना, रावण कितना अहंकारी था। तो यहाँ पे जो बात होती है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है कि उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है। क्योंकि क्या होता है कि शिक्षक क्या होता है, बच्चों को सिखाने के लिए जो है जीवन पर्यंत सीखता रहता है ना। तो अगर उसके अंदर अहंकार आ जाएगा कि नहीं मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे सब पता है, तो वो कभी सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है एक शिक्षक को जो है, एक शिक्षक का सबसे बड़ा जो शत्रु हो जाता है वो हो जाता है आपका अध्यापक। ठीक है, वही अगर हम यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन डी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो अच्छे शिक्षक की कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे शिक्षक की कौन सी विशेषता नहीं है इसको हम देखेंगे। ऑप्शन ए है धैर्य, ऑप्शन बी है कठोरता, ऑप्शन सी है विषय का ज्ञान, ऑप्शन डी है प्रेरणादायक व्यक्तित्व। तो यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान देंगे कि नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे कठोरता जो हो जाएगा वो नहीं होगा। धैर्य होना चाहिए बिल्कुल, विषय का ज्ञान तो बहुत ही ज़रूरी हो, प्रेरणादायक व्यक्तित्व होना चाहिए। मतलब एक कहने का मतलब ये है कि बच्चे का कोशिश करना चाहिए कि ऐसा व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसी करनी चाहिए एक शिक्षक को, खासकर एक टीचर को, कि बालक जो है देख के कुछ सीखे, है ना। क्योंकि हम बालक को कुछ सिखाने ही जाते हैं। अब अगर हमारे ही अंदर 70 अगुण होंगे, है ना, अगर हम हमारे अंदर ही 70 कमियाँ होंगी, तो वो बच्चों को क्या जो है प्रेरणा दे पाएँगे, है ना। तो या क्या आइडियल बना पाएँगी, तो वो चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कठोरता नहीं होनी चाहिए। शिक्षक को जो है अपने भीतर एक लचीलापन रखना चाहिए ना, कि बच्चा मतलब कठोर व्यक्ति नहीं दिखाना चाहिए कि मैं कठोर हूँ, उससे जो है दयालु होना चाहिए, है ना, धैर्यवान होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, और जो विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, वो प्रेरणादायक व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन बी ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है जो कह रहा है कि कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कक्षा प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी छात्रों को दंडित करना, ऑप्शन सी है समय सारणी बनाना, ऑप्शन डी है गृह कार्य देना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाता है वो आपका हो जाएगा कि कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है आपका अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन जैसे कहते नहीं है कि जो अनुशासन होता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो समय को लेकर हो, चाहे वो अपने को लेकर हो, या चाहे वो दिनचर्या में हो। अगर आपका दिनचर्या में अनुशासन नहीं है, वैसे विद्यार्थी जीवन तो बहुत उथल पुथल वाला होता है, लेकिन जो है अगर आप में अनुशासन नहीं है तो फिर, या कहीं भी आप जाएंगे, कोई भी आप देखते हैं व्यवसाय हो या चाहे जहाँ हो, अनुशासन बहुत ही ज़रूरी माना गया है ना। तो अनुशासन को बनाए रखना जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए शिक्षा का प्रबंधन, ऑप्शन बी शिक्षण कौशल का विकास, ऑप्शन सी है छात्र व्यवहार को समझना, ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम का विकास। तो यहाँ पे जो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य हो जाता है वो हो जाता है आपका छात्र व्यवहार को समझना। तो जो साइकोलॉजी इसीलिए पढ़ाई जाती है बीएड के दौरान, कि इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड भी रखा गया हो कि आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं, आप शिक्षक की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। और जो साइकोलॉजी इसमें पढ़ाई जाती है तो इसीलिए पढ़ाई जाती है कि एक छात्र को कैसे डील करना है ना, और छात्र को कैसे हम समझ सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम बच्चे की समस्या को नज़रअंदाज करते हैं या समझ नहीं आता है, क्योंकि हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो वो ज्ञान कैसे आएगा, वो आएगा आपको मनोविज्ञान पढ़ के, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ के। तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है टीचर, खासकर अगर आप टीचर की लाइन में जाना चाहते हैं, ताकि आप छात्रों को समझ सकें कि छात्र के प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो उस कारण का पता लगाने के लिए आपको जो है शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। यहाँ पे भी ऑप्शन सी है।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रभावी शिक्षक की पहचान क्या है? तो यहाँ पे जो एक प्रभावी शिक्षक की पहचान है वो क्या है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए छात्रों को डराना, ऑप्शन बी विषय को सरल बनाकर प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना, ऑप्शन डी छात्रों से दूरी बनाए रखना। तो यहाँ पे जो पहले हम गलत ऑप्शन देखेंगे तो क्या छात्रों को डराना सही है? नहीं, ये किसी भी हद तक सही नहीं है। ऑप्शन सी है केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना, नहीं, बच्चों को एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए क्लास में, बच्चों को जो है खिलाना भी चाहिए, गेम कराना चाहिए, पहेलियाँ बुझाना चाहिए ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें, है ना? बच्चे को सहजता के अनुसार जैसे कि जो बच्चे जैसे सीखना चाहते हैं वैसे उन्हें सिखाना चाहिए। ऑप्शन डी छात्रों से दूरी बनाए रखना, तो छात्रों से दूरी बनाना भी बिल्कुल भी नहीं है। कहते नहीं कि जैसे मैंने ऊपर बोला ही कि एक जो शिक्षक होता है वो बच्चे का सेकंड पेरेंट्स होता है ना। अगर माँ-बाप के बाद कोई अगर होता है तो शिक्षक होता है। एक अच्छा गुरु जो है आपके जीवन में रोशनी, प्रकाश के समान है, ऐसा माना गया है। तो इसीलिए जो है विषय को सरल बनाकर प्रस्तुत करना कि बालक जो है कितनी सहजता से, कितनी सरलता से चीज़ों को सीख सकें, तो ये कोशिश करनी चाहिए। एक प्रभावी शिक्षक की जो पहचान है वो ये होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आंसर नंबर बी है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन का अर्थ है। तो यहाँ पे पुनर्बलन की बात की गई है। तो ऑप्शन ए है एक नई जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन बी गलतियों को सुधारना, ऑप्शन सी सकारात्मक व्यवहार को प्रस्तावित करना, ऑप्शन डी जो है परीक्षा लेना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना, है ना। तो सकारात्मक व्यवहार को जो प्रोत्साहित करना होता है वो हो जाता है आपका अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन का अर्थ, है ना। कि सकारात्मक व्यवहार मतलब क्या होता है कि जो है हम बच्चे को, जैसे क्या होता है कि कल बच्चे बेटा आप कल पढ़ के आइएगा तो आपको मैं टॉफ़ी दूंगी, आपको टॉफ़ी मिलेगी, है ना। जो बच्चा पढ़ के आएगा, जो बच्चा हमें ये सुना देगा या जो बच्चा हमें कविता सुनाएगा उसको हम जो है टॉफ़ी देंगे। तो ये एक प्रकार का सकारात्मक हो जाता है व्यवहार। तो बच्चे को हम उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाता है वो ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अब यहाँ पे नहीं है, इतने ही क्वेश्चन थे। तो आपने समझ लिया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जो है जैसे कि मैं सारे टॉपिक जो है वो डिटेल में कराने की मेरी कोशिश रहेगी, तो मैं कराऊंगी। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है ना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ जो कि कल होगी इसी टाइम कोशिश रहेगी कि इसी टाइम हो, क्योंकि टाइम का मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, जैसे मैंने बताया ना कि मैं टीचिंग जॉब करती हूँ। तो फिर जो है उसको मैनेज करना, फिर क्लास बनाना, क्लास अपलोड करना, रिकॉर्ड करना, क्योंकि बोलने का मन बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन ठीक है, मुझे शौक़ है पढ़ाने का तो मैं पढ़ाती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का भला हो सके मेरे ज़रिए, तो इसीलिए जो है मैं करती हूँ। तो आप भी जो है थोड़ा-सा मुझे प्रोत्साहित करिएगा, बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ा पा रही हूँ, मेरी कमियाँ क्या हैं, है ना? तो कमियों को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अपनी कमियों को जब सुनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कहते नहीं है, कबीरदास का दोहा है यहाँ पे कि जो है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्बल करे स्वभाव। कहने का मतलब यहाँ पे निंदक की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर आपका कोई हितैषी है ना, निंदक ही नहीं है, निंदा करने वाला ही नहीं, लेकिन उन्होंने, कबीर जी ने बोला तो मैंने आपके सामने रख दिया कि अगर आपको कोई कमियां बता रहा है तो उसका आप सम्मान करिए, आप जो है गुस्सा मत दिखाइए, आप जो है बुरा मत मानिए। क्योंकि अगर आपकी कमियां कोई बता रहा है मतलब आपका, समझ लीजिए, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हितैषी है, आप में वो सुधार करना चाहता है ना। तो ये जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं, जब कोई मेरी तारीफ़ करता है तो मैं कहती हूँ कि नहीं, आप तारीफ़ नहीं, आप अपनी कमियाँ बताइए कि मेरी क्या हैं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ, है ना। क्योंकि जीवन में बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत कुछ सुधारना होता है, क्योंकि हम लोग गिरते पड़ते सीखते ही रहते हैं अनुभव के अनुसार। जैसे कहते नहीं, किसी चीज़ का अनुभव होता है तभी आपको उसकी अच्छे से कद्र होती है, अच्छे से उसकी समझ होती है। तो अनुभव लेना जो है वो जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए, है ना। अनुभव लेते रहना चाहिए, छोटी-छोटी चीज़ें चाहे जो भी हो करते रहना चाहिए। मेरे ख़्याल से हर वो चीज़ सीखने की कोशिश करनी चाहिए जो आपको पसंद है और जो आप सीखना चाहते
पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्लास थोड़ी लंबी ना हो इसलिए अब रखते हैं, तो चलते हैं। और क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसे अच्छी लगी हो और कैसी अच्छी लगी या नहीं लगी और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।